खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं अलीराजपुर जिले की। अलीराजपुर जिले के जोबट विधायक सेना पटेल का अंदाज आज अलग ही नजर आया। बच्चों की मांग पर उन्होंने 40 मीटर फर्नीचर देने की घोषणा कर दी। आजाद नगर उत्कृष्ट विद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह में पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुई जोबट विधायक सेना महेश पटेल। बच्चों से कहा, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बताएं, आपकी विधायक हर काम को पूरा करने में पीछे नहीं हटेगी। आज शासकीय एकीकृत उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रशेखर आजाद नगर में पुरस्कार वितरण एवं समारोह का आयोजन हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जोबट विधायक सेना महेश पटेल मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके पश्चात विद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्होंने उपस्थिति जन समूह का मन मोह लिया। विधायक सेना पटेल ने विभिन्न शैक्षणिक, खेलकूद एवं शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अपने संबोधन में विधायक सेना पटेल ने कहा कि आपके विद्यालय में जिस चीज की जरूरत हो आप बताइए, आपके विधायक उसे पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटेगी। बच्चों की मांग थी कि 25 फर्नीचर सीट की मांग पर विधायक सेना पटेल ने मंच से 40 सीट फर्नीचर देने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि ये कठिन परिश्रम, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तथा अपना माता पिता, विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करें। साथ ही उन्होंने शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए शिक्षक समाज के भविष्य निर्माता होते हैं। अलीराजपुर में करोड़ों की लकड़ी तस्करी का मामला। अलीराजपुर डीएफओ अमित निकम का बयान आया सामने। कहा, गुजरात राज्य के फॉरेस्ट अधिकारियों ने डिपो से काष्ठ की जब्ती में मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के नियम का पालन नहीं किया। डीएफओ अमित निगम ने मीडिया को दी विस्तृत जानकारी। अलीराजपुर जिले में सामने आए करोड़ों रुपए की लकड़ी तस्करी के मामले को लेकर वन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। इस संबंध में अलीराजपुर के वन मंडल अधिकारी डीएफओ अमित निगम ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। डीएफओ अमित निगम ने बताया कि खेर की लकड़ी की जब्ती की जो प्रक्रिया वर्तमान में गुजरात फॉरेस्ट विभाग द्वारा की जा रही है वह मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मामला वर्ष 2024 का है, जब गुजरात फॉरेस्ट विभाग और अलीराजपुर फॉरेस्ट विभाग की संयुक्त टीम ने अलीराजपुर के मलवाई क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर खेर की लकड़ी के बड़े स्टॉक को सील किया था। उन्होंने बताया कि उस समय संयुक्त कार्रवाई के दौरान जो माल जब्त किया गया था उसकी नकदी मापन और विधिवत जब्ती की प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार होना अनिवार्य है। वन विभाग का कहना है कि मामले में कानूनी प्रक्रिया और शासन के दिशा निर्देशों का पालन सर्वोपरि है, ताकि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन न हो और कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी रहे। डीएफओ अमित निकम ने बताया कि हमने मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के नियम के तहत लेटर लिखकर गुजरात फॉरेस्ट अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है कि वो मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के नियम अनुसार कार्रवाई कर डिपो से काष्ठ को यहां से ले जाएं। हम सहयोग करेंगे लेकिन गुजरात राज्य के फॉरेस्ट अधिकारियों ने उसको नहीं माना। कि फॉरेस्ट अधिकारियों ने, अलीराजपुर जो फॉरेस्ट अधिकारी है उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया। क्या है सर पूरा मामला? नहीं, अभी जो जब्त कर काष्ठ लेके जाने का प्रयास उन्होंने आवेदन किया था, तो हमने उनको बताया कि आप जब्त करके ले जाइए बिंदास, लेकिन उसमें हमने प्रक्रिया बता दी 10 बिंदु कि ऐसा फॉलो करना पड़ेगा। काष्ठ का नब्ती करने के उपरांत ही आप परिवहन कर सकते हैं, और नब्ती करने के उपरांत हमारा स्टाफ जो है आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर करेगा। ये मैंने लिख के भी दे दिया और संबंधित अधिकारी भी बता दिया, उनको मैसेज भी कर दिया और उनके डीएफओ डिवीजन कार्यालय ईमेल भी कर दिया है। फिर भी अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो हमारे इसमें जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो इस लेटर में ही, पत्र में ही स्वयं स्पष्ट है कि अगर वो हमारे द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा कोई सहकार्य नहीं मिलेगा। तो वो पालन नहीं कर रहे तो उनको सहकार्य नहीं मिलेगा। इंदौर पुलिस ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में उपायुक्त देशी पिस्टल, बिना नंबर के एक्टिवा और अन्य सामग्री भी जब्त की। पुलिस की जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर 2025 को
फरियादी विनय पाटीदार निवासी रांगबासा ने थाना राव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि बिना नंबर की कार ली एक्टिवा पर सवार तो अज्ञात बदमाशों ने जान से मारने की नियत से उन पर पिस्तौल से फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने धारा 109 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पूछताछ में सामने आया कि पार्किंग विवाद के चलते आरोपियों ने बदले की भावना से इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जैन से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जाँच कर रही है। कौन है और क्या है पूरा मामला? ये 13 दिसंबर 2025 की घटना है। इसमें फरियादी विनय पाटीदार के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि दो अज्ञात मोटरसाइकिल एक्टिवा पर सवार व्यक्तियों के द्वारा फायर किया गया। इसमें एफआईआर की गई और इन्वेस्टिगेशन किया गया, जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाली, सीडीआर का अवलोकन किया गया, संदिग्धों से पूछताछ की गई। उसके बाद ये मामला सामने आया कि इसमें घटना से एक दिन पूर्व पार्किंग की बात को लेकर विवाद हुआ था और जो पार्किंग की बात को लेकर विवाद हुआ था उसमें एक ड्राइवर था दीपक और आरोपी के माता पिता थे। जब आरोपी को इस बात में पता चला कि उनके माता पिता के साथ इस तरीके का वाद विवाद किया है तो इसी बात की रंजिश रखते हुए और इसी बात का बदला लेने के लिए जो राज हैं वो इनके बेटे हैं, एक दीपक है जो ड्राइवर था और एक राहुल मालवीय थे जो शूटर थे। इन तीनों के द्वारा ये प्लान किया गया और इस घटना को अंजाम दिया गया। विवाद कहाँ हुआ तो क्या कारण रहा? ये भूतनाथ मंदिर की ओर जाता है रंगवासा पे रोड, वहाँ पे पैड पार्किंग करते हैं विनय पाटीदार जी। तो इन्हीं के बात को पार्किंग की बात को लेके जो विवाद हुआ तो ये वही जो है वो घटना स्थल है जहाँ पे इनका वाद विवाद हुआ था। ये मूल निवासी कहाँ के रहने वाले हैं फरियादी और इनके कितने रिकॉर्ड भी हैं? फरियादी विनय पाटीदार हैं और फरियादी जो है वो रंगवासा के रहने वाले हैं। आरोपी जो है वो उज्जैन के रहने वाले हैं, जिसमें जो राहुल मालवीय हैं वो उज्जैन के रहने वाले हैं, ब्रजराज जो हैं वो गोघाट रेलवे कॉलोनी उज्जैन के रहने वाले हैं और दीपक कहार जो हैं वो भी ध्रुव नगर उज्जैन के रहने वाले हैं। जो दीपक कहार है उनके ऊपर पूर्व से 6 अपराध पंजीबद्ध हैं। विवाद क्यों हुआ? क्या पैसे को लेन देन को था या कुछ? नहीं, विवाद सिर्फ पार्किंग को लेके विवाद था कि उनको अपनी गाड़ी खड़ी करनी थी। गाड़ी वो खड़े करने के लिए मना कर रहे थे और जो फरियादी हैं वो चाह रहे थे कि इनकी जो गाड़ी है वो इसी पार्किंग में खड़ी हो। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर विवाद था। वो विवाद थोड़ा तूल बदल पड़ गया और फिर बाद में एक पुत्र के रूप में उन्हें ये लगा कि मेरे पिता के साथ इस तरीके की बदसलूकी की है तो उसका बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें क्या बाकी आरोपी को भी हायर किया था क्या कहीं से? दीपक जो हैं वो ड्राइवर के रूप में यहाँ पर आए थे उस घटना के रूप में। ब्रजराज जो हैं वो जो फैमिली आई थी उनका बेटा है ये, और जो राहुल मालवीय है वो शूटर है। शूटर को हायर किया था क्या? ये अभी हमने एक दिन का पीआर लिया है, पुलिस रिमांड में है और पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनसे आपको अवगत कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले के आदिवासी बाहुल्य गंदवानी विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से रेलगाड़ी का सपना कब तक पूरा होगा, इस बात को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने ग्राउंड रिपोर्ट किया। रेल विभाग बरसों के इंतजार के बाद आमजन को रेलगाड़ी की छुक छुक की आवाज कब तक सुना पाएगा या आम जनता को और इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना विगत कई वर्षों से मंजूर होने के बाद से कछुआ चाल से कार्य चलते चलते आज टांडा क्षेत्र का रेलवे स्टेशन ग्राम घोर या करचट ग्राम में बनकर पूर्ण होने को है, लेकिन रेल की पटरी बिछाने का कार्य अभी कछुआ गति से चल रहा है। मौके पर मौजूद अधिकारियों चर्चा में बताया कि 2026 तक क्षेत्रवासियों को रेल की सौगात उपलब्ध हो सकती है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो क्षेत्र की जनता को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल बता दें कि छोटा उदयपुर से जोबट तक की रेल पटरी का कार्य कई माह से पूर्ण हो चुका है, जबकि टांडा का रेलवे स्टेशन का भी कार्य ग्राम घोर में पूर्णता की ओर है। घोर से धार तक की पटरी का कार्य अभी बाकी है। क्या ये कार्य कितने समय में पूर्ण होगा और टांडा क्षेत्र को रेल की पूर्ण सौगात कब मिलेगी, इसके लिए क्षेत्र के ग्रामीणों को इंतजार है। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा में रेल परियोजना का कार्य, छोटा उदयपुर से धार रेल परियोजना का कार्य चल रहा है, जिस हेतु टांडा का रेलवे स्टेशन ग्राम घोर में बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन पटरी का कार्य अभी बाकी है। अधिकारियों से चर्चा में बताया कि मार्च 2026 तक कार्य
घोर तक पूर्ण हो जाएगा, लेकिन घोर से धार की पटरी का कार्य अभी बाकी है। मध्य प्रदेश के धार जिले के गंधवानी विधानसभा में आज़ादी के बाद से पहली बार रेल का सपना क्षेत्रवासियों ने कई वर्षों से देखा था, जो अब छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना के तहत पूर्ण होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र के भाजपा से श्रीमती सावित्री जी ठाकुर केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर है एवं यह विधानसभा मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग जी सिंगार की गंधवानी में आता है। अब ये कार्य कितने समय में पूर्ण होगा, यहाँ से आम जन को रेल की छुक छुक की आवाज़ कब तक सुनाई देगी, आम जन क्षेत्रवासी रेल का सफ़र कब तक कर पाएंगे, यह देखना होगा। इंदौर के परदेशीपुरा स्थित सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन राशि सशक्तिकरण विभाग मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिव्यांग बच्चों से झाड़ू पोछा, चैम्बर की सफाई और रोटी तक बनवाई जा रही है। पूरे मामले में अधीक्षक का कहना है कि मेरी ड्यूटी शाम 6 बजे तक रहती है, उसके बाद का ये वीडियो होगा। इंदौर के परदेशीपुरा स्थित सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन राज सशक्तिकरण विभाग मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह में कुल 43 दिव्यांग बच्चे रहते, जिनके खाने पीने से लेकर पढ़ाई की जिम्मेदारी अधीक्षक नीता कुचरिया की रहती है। मगर अधीक्षक के रहते दिव्यांग बच्चे जो कि अभी 6 से 12 साल के हैं, उनसे झाड़ू पोछा लगवाया जा रहा है, चैम्बर साफ करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, रोटी भी दिव्यांग बच्चों से ही बनवाई जा रही है। वहीं पूरे मामले में जब अधीक्षक नीता कुचरिया ने बात की गई तो उनका जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अधीक्षक का कहना है कि मेरी ड्यूटी शाम 6 बजे तक रहती है, या वीडियो उसके बाद का होगा। चलिए, वीडियो शाम 6 बजे के बाद का होगा, मगर जिम्मेदारी तो अधीक्षक नीता कुचलिया की ही बनती है कि बच्चों से इस तरह से काम ना करवाए जाएं, जो कि पहले से ही अपनी जिंदगी से परेशान है और इस तरह से काम करवा कर दिव्यांग बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। बहरहाल, इस तरह से दिव्यांग बच्चों से झाड़ू पोछा, चैम्बर साफ करवाना और रोटी बनवाना कहाँ तक उचित है? मैंने कभी फेस नहीं किया ऐसा। मैम, यहाँ पर कितने बच्चे हैं और क्या क्या है उनकी सुविधा दी जाती है? एक्चुअल में ये जो है बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का बाल गृह है। यहाँ 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को हम प्रवेश देते हैं, और चूंकि हमारा बाल गृह है और बच्चे जो हैं सारे अधिकतर उपेक्षित बच्चे आते हैं, तो जिनको कि हमको तो 18 वर्ष तक रखने का प्रावधान है, लेकिन 18 वर्ष के प्रावधान के होने के बाद उनको आगे भेजने के लिए हमें कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो भी बच्चे हमारे पास ही रहते हैं। उनका खाने पीने के लिए हमारे गवर्नमेंट से सब चीज़ें संचालित होती हैं। जिला संयुक्त संचालक जो है हमारे यहाँ के, वहाँ से टेंडर पास होते हैं, उसमें ही खाना वाना सब होता है। डोनर दानदाता भी आते हैं, वो भी भोजन होता है उनका, और बच्चे अपना IQ के अकॉर्डिंग उनका शिक्षा होती है। रही बात ये सब हो गया है, अब जैसे बच्चों से काम कराने की बात भी आती है, कुछ वीडियो भी वायरल होते हैं हमेशा, तो वो कहाँ तक के सही है? नहीं, एक्चुअल में वो काम सही नहीं है। क्या होता है, बच्चे हैं बौद्धिक दिव्यांग, हम उनको ऐसा पर्टिकुलरली कोई ये नहीं बोला जाता है कि तुम ये करो, लेकिन वो माइंड से डिस्टर्ब है, तो क्या होता है, वो अगर उसमें बच्चे ने झाड़ू हाथ में भी ले लिया तो मीडिया वाले क्या बोलते हैं, अरे बच्चों से काम किया जा। सडनली हुआ यही था कि मीडिया वालों को जैसा आना हुआ और उस बच्चे का बर्तन होता क्या है, बच्चे अपने खाना खाते हैं, बच्चा खाना खाया तो वो अपनी प्लेट्स एक बार वो खुद धोते हैं, ये हम उनको सिखाते हैं। उसके बाद जब बच्चा व्यवस्थित रख देता है, उसको बाद जो हमारे जो कर्मचारी हैं, अटेंडर जो हैं, वो फिर उस बर्तन को साबुन वगैरह से साफ करके व्यवस्थित रखते हैं। चेम्बर साफ करने की बात का भी आपने जिक्र किया कि चेम्बर भी साफ करते हैं बच्चे, उनसे करवाया जाता है? चेम्बर तो साफ नहीं करवाते, ये तो गलत है, चेम्बर नहीं साफ करते। मीडिया में उसके लिए तो हमने कंप्लेन करते हैं नगर निगम से, उसकी भी कॉपी है हमारे पास। रोटी वगैरह बनवाने रोटी भी नहीं बनाए थे, आप खुद देख सकते हो, स्टाफ रखा हुआ है, रोटी क्यों बनवाएंगे? स्टाफ अवेलेबल हुए तो रोटी उनका क्या काम है फिर? अच्छा, मतलब किसी प्रकार का कोई काम नहीं करवाया? हमारे यहाँ तो नहीं होता है। नहीं होता है ना, ठीक है। आपका नाम बतला दीजिए। नीता कुचेरिया।
बस। धार जिले के धर्मपुरी में धर्मपुरी मनावर रोड पर स्थित उपजेल के समीप अंधे मोड़ पर यूरिया खाद से भरा ट्राला कार को बचाने में बिजली पोल से टक्कर मारते हुए सड़क किनारे गड्ढे में उतरकर पलट गया। ट्राला पलटने से ट्राले में भरी खाद की बोरियां जमीन पर बिखर गई। बताया जा रहा है कि ट्राला इंदौर से मनावर की ओर जा रहा था। इसी दौरान उपजेल के समीप अंधे मोड़ पर सामने से अचानक कार आ गई, जिसे बचाने में ट्राला चालक ने अपना नियंत्रण खो बैठा और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में उतर गया और पलट गया। ट्राला पलटने से यूरिया खाद जमीन पर बिखर गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया और तार टूटकर खेत में गिर गई। गनीमत रही कि घटना के दौरान बिजली सप्लाई बंद हो गई थी, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता। धर्मपुरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित किया। बताया जा रहा है कि ट्राला में सरकारी खाद भरी हुई थी और इंदौर से मनावर जा रहा था ट्रक। क्या नाम है? मयाराम अस्किल। मयाराम जी, ट्राला पलटी खाया, कैसे क्या खाया है? ये मनावर से अपने इंदौर से मनावर जा रहा था। सामने से गाड़ी आ गई, दबाने के चक्कर में नीचे गिर गई। कौन सा खाद है ये? ये यूरिया खाद है। सरकारी है प्राइवेट? सरकारी खाद है। कहाँ जा रहा था? मनावर। मनावर सिंह। घटना कैसे क्या हुई है? सामने से गाड़ी आ गई थी, कार आ गई उसको बचाने में। उसके बचाने के चक्कर में। किसी को लगी चोट वगैरह? नहीं, किसी को नहीं लगी। दतिया दुर्सारा थाना क्षेत्र के ग्राम ककरुआ में आयोजित टीकाकरण शिविर के बाद बड़ा मामला सामने आया। आरोप केंद्र ककरुआ में लगाए गए टीके वैक्सीन के बाद 4 बच्चों की हालत अचानक बिगड़ गई। इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीण बीमार बच्चों को लेकर कलेक्टर बंगले पहुंचे, जहाँ कलेक्टर वानखेड़े ने तत्काल सभी को जिला अस्पताल भिजवाया। मृत बच्चे का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराया जाएगा तथा बिस्तरा जाँच के लिए भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अस्पताल में भर्ती 3 बच्चे खतरे से बाहर है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में और बच्चे में रखा गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के जिला कोर्ट परिसर में लुटेरी दुल्हन का घंटों नाटक चलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लुटेरी दुल्हन सहित उसके भाई को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के जिला कोर्ट का है, जहां शुक्रवार घंटों नाटक किया
ढंग से शादी चलने के बाद पता चला कि एक शातिर गिरोह ने नकली शादी का जाल बिछाकर धार जिले के एक युवक से 1,20,000 रुपए ऐंठ लिए। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी युवती और उसके फर्जी भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इस शादी में फर्जी पंडित, नकली पिता, दुल्हन का भाई और तो और दुल्हन भी नकली होना पाई गई। बहरहाल एमजी रोड पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके नकली भाई को पकड़ लिया, मगर नकली पिता और नकली पंडित युवक से 1,20,000 रुपए लेकर फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हाँ, ये एक अभी घटना संज्ञान में आई हुई जिसकी प्राथमिकी 319, 318, 64 के तहत बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें एक जो फरियादी है सुनील, उसके द्वारा बताया गया कि वो एक कंपनी में काम करता है। उसके पास एक अजय पंडित नाम के व्यक्ति का फोन आया कि तुमको अगर शादी करनी हो तो एक लड़की है, और इनको यहाँ पर इंदौर बुला लिया गया और फर्जी तरीके से एक लड़की तैयार की गई सपना नाम की, जो सागर की रहने वाली है, और उसका नकली भाई रवि बना जो विदिशा का रहने वाला है, एक अजय जोशी पंडित बना, एक व्यक्ति काका बना, और इन्होंने कहा कि चलो कोर्ट में तुम्हारी शादी करवा देते हैं, और ऐसा झांसा देकर के उससे लगभग 1,20,000 रुपये ले लिए और उसके बाद से और उसको छोड़ करके भाग गए। तत्काल में घटना को संज्ञान में लेकर के जो नकली दुल्हन है सपना, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो नकली भाई बना हुआ था रवि, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य लोग अभी फरार हैं जिनकी पतारसी के प्रयास किए जा रहे हैं। खरगोन जिले के महेश्वर में जनपद पंचायत के जनपद सदस्य के उपचुनाव में अनोखा मामला सामने आया है। कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही नजर आई। दोनों कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। कर्मचारियों ने जनपद सदस्य वार्ड 7 के स्थान पर वार्ड 9 का चुनाव करवा दिया, जबकि वार्ड क्रमांक 7 के लिए उम्मीदवार द्वारा फॉर्म भरा गया। उसके बावजूद कर्मचारियों ने वार्ड 9 का चुनाव करवा दिया और अभय सिंह बारिया को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। यह लापरवाही जब नजर आई, निर्वाचन के बाद प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देना था, तब जब दस्तावेजों की जांच की गई तो मामला सामने आया और निर्वाचन को तत्काल निरस्त कर दिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ने 2 कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर दिया और वार्ड क्रमांक 7 के उपचुनाव को लेकर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई। वहीं जनपद पंचायत सीईओ रीना चौहान ने बताया, उपचुनाव जानकारी मेरे संज्ञान में लाए बिना भेज दी गई, जबकि चुनाव के दस्तावेज पर मेरे हस्ताक्षर होने थे। जो चुनाव की प्रक्रिया होती 7 में होना चाहिए, 9 की घोषणा कर दी गई और आपको 9 के जीते उम्मीदवार भी है। इनमें कर्मचारियों की लापरवाही रही। इन्होंने अभी जानबूझ के किया है कि बिना अनजाने में किया है। इनको चुनाव प्रक्रिया 7 में करवाना था और ऑलरेडी 9 में तो मैं हुई, पर इन्होंने जो भी कागजी कार्रवाई ऊपर पहुँचाई है चुनाव आयोग को, वो 9 की पहुँचा दी है और चुनाव 9 में करवाया। बाकी हमने जो भी दाखिला दिया था वो 7 में दिया था, क्षेत्र क्रमांक 7 से पूरा, और पूरे कागजात कंप्लीट थे हमारे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। 2-3 बार हमने फार्म पूरा चेक भी करवाया था। चेक करने के बाद पूर्ण दस्तावेज के साथ हमने जमा किया और उसके बाद हमने रसीद भी ली, प्राप्ति भी ली है उसकी पूरी कंप्लीट। उसके बाद इनको दूसरे ओर हमें पता चलता है कि चुनाव 7 में होने के बजाय वो 9 में हो गया था। अब ये 9 नंबर मेरा था, 9 नंबर में मैं ऑलरेडी हूँ। ये दोषी पाए जाते हैं सभी कर्मचारी कि इनकी लापरवाही से इतनी बड़ी चूक हुई है और आज ये आदमी को इतना बड़ा खामियाजा भरना पड़ रहा है कि उसने जो खर्चा किया, आज उसने सभी पार्टियों को दबा के बीजेपी की ओर से एक ही नामांकन आया था और वो निर्विरोध चुना भी गया था, पर दूसरों पता चलता है कि ये प्रक्रिया गलत हो गई है। क्षेत्र क्रमांक 9 की प्रक्रिया हो गई है और चुनाव का दाखिला हमने 7 का दिया था, तो यार ये निरस्त किया जाता है। मुझे क्या नाम लिखा? विजय सिंह बारिया, क्षेत्र क्रमांक 9। आपके रिक्त हुआ था और चुनाव 9 के हो गए, आप निर्वाचित भी लगभग हो गए थे, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने नामांकन 7 का ही किया था और मैं निर्विरोध चुना भी गया था। उसके बाद मुझे दूसरे रोज मालूम पड़ता है कि बोले कि चुनाव निरस्त हो गया है। मैंने पूछा किस कारण से हुआ है, तो बोले कि चुनाव 7 में करवा तो बना जानकारी 9 की दे दी, 9 में चुनाव करवा दिया बोले कि। तो इन्होंने जब आवेदन लेते समय उस समय मेरे को बताना था कि चुनाव 9 में है, 9 वार्ड में, तो 7 वार्ड के आवेदन क्यों लिया मेरे पास से। इसीलिए जिनकी वजह से ये गलती हुई है उन पे कार्रवाई की जाए, यही मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूँ।
जिससे पूरा खर्चा भी भर गया था, नोटिस वगैरह सब बना है। तो आप क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करता हूँ कि जो मेरा खर्चा जो भी लगा था वो अब खर्चा क्या चुनावी निरस्त कर दिया उन्होंने। मेरा सबसे बड़े तो मेरे को दुख ये है कि खर्चे वाली तो बात नहीं है, पर मुझे बहुत बहुत बुरा ये लगा कि सभी मेरे दोस्तों ने सहयोग किया, पार्टी ने सहयोग किया, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा और मैं एक निर्विरोध चुना गया। उसके बावजूद मुझे पार्टी पे जो सबसे बड़ा धब्बा पार्टी को लग गया। इसलिए मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि जिन कर्मचारियों ने त्रुटि की है उन पे कार्रवाई की जाए और इसमें जो और कर्मचारी हैं उन पे भी की जाए। क्या नाम है? मेरा शुभ नाम है अभय सिंह बारिया। चुनाव की जो प्रक्रिया अभी 7 में होना था, 9 की घोषणा कर दी गई, किस तरह की त्रुटि में क्या कार्रवाई की गई? ये बात सही है कि वार्ड क्रमांक 7 में चुनाव होना था और उसकी त्रुटिपूर्ण जानकारी वार्ड नंबर 9 की भेजी गई, जिसके कारण की चुनाव की प्रक्रिया दूषित हुई। उसमें क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी थी ऑलरेडी, तो यहाँ पर जो शाखा प्रभारी हैं अजय वर्मा और यहाँ के जो प्रभारी पंचायत इंस्पेक्टर है श्री रामलाल बरसेना द्वारा बिना मेरे संज्ञान में लाए अपने हस्ताक्षर से ये जानकारी इलेक्शन को भेजी गई थी, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई। अगर वो जानकारी मेरे हस्ताक्षर से जाती या मेरे संज्ञान में आता तो निश्चित तौर पे त्रुटि नहीं होती और इस त्रुटि के चलते हुए दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। जिस तरह वापस पुनः इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है, किस तरह के चुनाव होगा वापस? इसकी जो है पुनः जानकारी प्रेषित की गई है, आयोग में भी प्रेषित की गई है और स्थानीय निर्वाचन में भी इसकी जानकारी प्रेषित की गई है और उसका जो है समय सारणी जो है हमें प्राप्त हो चुकी है और नए सिरे से उसका इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। रीना चौहान। बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से आ रही है। जारा के वार्ड नंबर 7 में हो रहा चंबल के अवैध रेत सीसी सड़क निर्माण कार्य। जारा में पंजाबी गली वार्ड नंबर 7 में नई सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें चंबल के रेत उपयोग किया जा रहा है और बहुत ही गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, जिसमें सीमेंट की अपेक्षा रेत का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। सीसी सड़क निर्माण कार्य में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं काम करने वाले मजदूरों से पूछा गया तो उनका कहना है कि चंबल का रेत है, हमें नहीं कहाँ से आया है, हमें तो काम करने वाले मजदूर हैं। सीसी सड़क निर्माण कार्य किस ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है यह भी पता नहीं चल पाया है। मोहल्ले वासियों ने शिकायत की है कि सड़क निर्माण बहुत ही घटिया कराया जा रहा है। धार जिले के धर्मपुरी में शासकीय कन्या एवं सीएम राइज स्कूल का संयुक्त वार्षिक उत्सव शनिवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पधारे विधायक कालू सिंह ठाकुर एवं अन्य अतिथियों का स्वागत छात्र छात्राओं ने नृत्य कर किया। बता दें कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में हुई प्रतियोगिताओं में अनेक छात्र छात्राओं ने भाग लेकर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अतिथि विधायक कालू सिंह ठाकुर के साथ अन्य अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष निक्की डॉक्टर जियाउल हक, अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर जियाउल हक, मंडल अध्यक्ष प्रशांत शर्मा, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि विक्रम वर्मा, विधायक प्रतिनिधि पप्पू राठौर, शिक्षक विपिन जोशी सहित आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद विद्यालय
द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत केसरिया दुपट्टा पहनाकर किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि कालू सिंह ठाकुर ने संबोधित किया। वहीं छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष प्रशांत शर्मा पप्पू राठौर ने संबोधित करते हुए वार्षिक उत्सव की बधाई देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम राइस विद्यालय के प्राचार्य नीता श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में सभी छात्राओं को शाला की वार्षिक गतिविधियों में भाग लेकर उत्कृष्ट कार्य करने पर बधाइयां प्रेषित की गई। इस दौरान अतिथियों ने 2 छात्रा एवं 1 छात्र को स्कूटी मिलने पर शाला परिवार की ओर से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राएं और प्राचार्य सहित शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। वहीं मंच पर संचालन मोवेल सर ने किया। आभार प्राचार्य नीता श्रीवास्तव ने माना। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बड़वानी जिले के अंजड़ से। अंजड़ में आदिवासी छात्रावास जो ठिगरी रोड पर स्कूल से छात्रावास रोज आना जाना उनका होता है, वहीं रास्ते पे छात्राओं को कुछ मनचले युवक द्वारा अश्लील हरकत के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे थे। ये घटना विगत 2-3 दिन से हो रही थी और आज जो है वहाँ की लड़कियों ने दशहरा मैदान पर उन लड़कियों ने उन 3-4 लड़कों को मनचले युवकों को पकड़ कर जमकर कूटा। वहीं ये वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने भी उन लड़कों की जमकर पिटाई करी और पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं देखा जाए तो लड़कियां इतनी होशियार हुई कि उन्होंने देखा कि रोज हमारे साथ जो है छेड़छाड़ और गंदे गंदे कमेंट करते हैं, तो आज उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको मिलकर हम 10-20 लड़कियां इनको मिलकर अच्छे से कूट दिया जाए। और उन्होंने इस प्रकार जो है उन मनचलों को आज पकड़कर कूटा। वहीं जनता ने भी उनका साथ दिया और उन मनचलों को अच्छे तरह से सबक सिखाया। वहीं जनता ने पकड़कर उन्हें अंजड़ थाने पर गिरफ्तार भी करवाया।